हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए, आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड स्टूडेंटों को शेयर करते रहिए ताकि वो भी इसके माध्यम से जानकारी और इसके माध्यम से अपनी मैथ 10th की पढ़ाई कर सकें अच्छे से। तो चलिए ले चलते हैं इसी प्रश्नावली को आगे देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 जो आपने अभी पिछले वीडियो में यानी द्विघात समीकरण के माध्यम से पढ़ा था, उसकी जांच करना था, जो मैंने जांच कल के वीडियो में बताई थी। जो आज दोबारा इसी को अभी जो शेष रह गया है वो आज बताएंगे और नेक्स्ट प्रश्नावली ले चलेंगे। तो देखिए, इसको मिटाते हैं और अगली अध्याय अपना है जो उसको जारी रखते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, द्विघात समीकरण देख रहे थे, इसको जारी रखते हैं। कक्षा 10, ठीक है, प्रश्नावली 4.1 जिसमें था द्विघात समीकरण। इसे आप जानेंगे, इस वीडियो में पढ़ा भी है आप लोगों ने, अभी कल पढ़ाया था। ठीक है ना? द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। ठीक है ना? द्विघात समीकरण देखेंगे आप लोग। द्विघात समीकरण क्या है? ठीक, तो चलते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। द्विघात समीकरण दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल था निम्न स्थितियों में, लिखा है निम्न स्थितियों में क्या है? निम्न स्थितियों को लिखा है, को द्विघात, क्या लिखना है? द्विघात समीकरणों के रूप में, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करना है? निरूपित कीजिए। ठीक है, ये तो अपनी भाषा लिख गई है। अब सवाल नंबर क्या है? 2 का पहला सवाल नंबर देखिए क्या है। एक आयताकार क्या है? भूखंड। आयताकार भूखंड आयताकार भूखंड की क्या करना है? ज्ञात। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 एम दिया है, क्या एक्स एम है? एम स्क्वायर है, ये सवाल में दिया है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है? इसका ज्ञात करना है। क्या लिख रहा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। भूखंड आयत का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई।
क्षेत्र की लंबाई, अब लिखते हैं आगे, क्षेत्र की लंबाई, क्या लिखते हैं, लंबाई, वो एक कोष्टक में लिख रहा है मीटरों में है, कोष्टक बंद, ये मीटरों में लिखा है, बुक में लिखा है मीटरों में है, मीटरों में है। अब लिखते हैं चौड़ाई, चौड़ाई कैसी है, चौड़ाई के दुगने, लिख रहा है दुगने, दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है, ठीक है ना। दुगने से चौड़ाई, लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई याद करना है, हम भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक, ये तो सवाल हो गया, ठीक, ये तो मैंने सवाल लिख दिया। अब हल करना है, हल कैसे करना है, यहां लिखेंगे हल, सॉल्व, ठीक है, यहां सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से करेंगे समझिए। यहां लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड, क्या लिखा है, माना कि आयताकार भूखंड की क्या निकाला, लंबाई चौड़ाई, लिखेंगे चौड़ाई, ठीक है, एक्स एम है, समझ गए। चौड़ाई माने एक्स एम, ये दिख रहा है अच्छे से, एक्स और एम है, ठीक है, ये चौड़ाई मान ली। अब मानते हैं इसकी, अब मानते हैं इसकी लंबाई, तो देखिए लंबाई यहां लिखते हैं भूखंड की लंबाई, लंबाई कितनी है, दुगने से एक अधिक है, लंबाई क्या है, दोगुने से एक अधिक है, यानी लिखेंगे 2x, यानी दुगना हो गया, इससे दुगना हो गया, प्लस एक अधिक है, समझ गए, ये हो गई भूखंड की लंबाई, ये एक्सएम हो गई चौड़ाई, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल का हो, भूखंड कैसा आयताकार है ना, तो यहां लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भूखंड का लंबाई गुणे चौड़ाई, समझ गए ना, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528, ठीक है, बराबर लंबाई कितनी दी 2x + 1 दी गई नहीं लंबाई, ये गुणे चौड़ाई कितनी दी x, समझ गए ना आप लोग, इतना लिख दिया ना, आया समझ में। देखिए अब इसको फिर से लिखते हैं, यहां लिखेंगे 2x, ठीक है ना, प्लस इसका पहले गुणा कर देंगे, ठीक है, चलो ये 528 लिख दिया, इसका गुणा कर देंगे, x का इसमें कर देंगे, इसको इस ये हो जाएगा 2x² और प्लस x, इसका एक में करेंगे तो एक ही आएगा, समझ गए ना, ऐसा इसका दोनों का गुणा कर दिया, x का इसमें किया 2x² होगा, x का वन में किया x हो गया, ठीक, इसको लिखते हैं 2x² + x - 528
ठीक है, बराबर उधर गया 28। ठीक, इस प्रकार से ये इतना आ गया। समझ रहा आप लोग? ये क्या करना था, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना था। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका है। अब इसकी भाषा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अभी तो लिखा ही है 2x + 1 + 528 बराबर 0। यानी ये अभी लिखा था फॉर्मेट a² + bx + c बराबर 0। ये शर्त लागू होती है इसमें, यही है। ठीक, समझ गया ना? तो ये सवाल का आंसर यही है। आंसर बुक में देखिए, आंसर यही है पूरा, ये वाला। समझ में आ रहा है ना? ठीक, उसी प्रकार सारे सवाल सॉल्व करेंगे इसके। तो इसको मिटा दें। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट सवाल, इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। ये अपना बुक में देखिए, बिल्कुल ठीक उसमें आंसर देखिए, इसी प्रकार से आंसर आया होगा। और इसका चौड़ाई x लिखा होगा, क्योंकि x ही माने तो x लिखा होगा। ठीक, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये ऊपर का यथावत सवाल लिखा रहेगा। नेक्स्ट सवाल लगना दूसरा नंबर होगा, दूसरे का दूसरा होगा, ये दूसरे का पहला पड़ा। आप लोगों ने कौन सा सवाल देखा, दूसरे का पहला। अब दूसरे का दूसरा नेक्स्ट सवाल है, जो क्या है, क्या पूछ रहा है, चलिए बताते हैं। दूसरा सवाल पूछ रहा है नंबर 2। इसमें लिखा है 2 क्रमागत, क्या लिखा है, 2 क्रमागत धनात्मक धनात्मक क्या संख्या, पूर्णांकों को, सॉरी पूर्णांकों को, ये धनात्मक पूर्णांकों को क्या करना है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिख रहा है ना अच्छे से आप लोगों को। गुणनफल कितना है, 306 है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 306 है। ठीक, आगे और क्या लिखता है वो, आगे पूछता है हमें इन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है, हमें इन पूर्णांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, इन पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए बताते हैं। यहां लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, माना कि 2 क्रमागत 2 क्रमागत संख्या धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक लिखा है ना, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, पहली x है, वो दूसरी x + 1 है। ठीक है ना, है ठीक, दो संख्या हो गई ना। दूसरी यहां लिख दिया, दूसरी
दूसरी संख्या, ठीक है ना, दूसरी दूसरी x प्लस वन है, पहली x है वो दूसरी x प्लस वन है, समझ गए ना। तो देखिए पहली संख्या कितना है x प्लस दूसरी संख्या x प्लस वन बराबर कितना है 306 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। पहली तो x है और दूसरी ये है पहली ये है दूसरी, समझ गए, इसके बराबर 306, समझ गए। हमने इस प्रकार लिखा है, ठीक, दो का मांगा गुणनफल, गुणनफल लगाओ ना, तो गुणनफल लिखेंगे, ठीक है, गुणा लगा देंगे, गुणनफल पूछा आया था गुणनफल कर दिया, समझ गए ना। दोनों का गुणनफल करेंगे, अब देखिए दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा एक्स ही होगा ना, एक्स का गुणा यहां लिखे तो एक नहीं लिखा जाएगा, एक्स लिखा जाएगा बराबर 306 लिखा जाएगा, समझ गया ना। गुणनफल पूछा तो दोनों गुणा कर दिया, इतना आ गया, ये बराबर इक्वल टू है, ठीक, इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर इधर लिखेंगे, इधर लिख देंगे -306 बराबर 0, ठीक। अब देखिए ये शर्त अपनी लागू होती है, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी शर्त के अनुसार ये आ गया ना, यही आंसर है। बस इतना ही बनाना है, लिख देंगे द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो ये निरूपित हो चुका है, ये क्या हो चुका द्विघात समीकरण है, लिखना है तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, यहां लिखना है द्विघात समीकरण है, ठीक, द्विघात समीकरण है, ठीक, ये द्विघात समीकरण है, यही पूछ रहा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो निरूपित कर दिया, ये निरूपित करना है इसी प्रकार से, जैसा ये आंसर आ गया द्विघात, घात भी आना चाहिए और पूरा समीकरण होना चाहिए, ये द्विघात के रूप में निरूपित हो चुका है, समझ गए ना। बस इतना ही करना है, इसका इतना समीकरण बनाना है बस, ये द्विघात के रूप में निरूपित हो चुका है, ये दूसरा सवाल हो चुका है, दूसरे का दूसरा। अब देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल वो क्या पूछता है, उसको लगाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, तो अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है पढ़िए, नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है तीसरा सवाल, 1 2 3, तीसरा सवाल है रोहन की मां उससे 26 वर्ष, यानी रोहन की मां 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है, वर्षों में का गुणनफल अब से 3 गुना वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं हल, ठीक है ना, पहले सवाल को लिखते हैं फिर सवाल को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं रोहन, यहां समझ जाना आप लोग, रोहन की मां की आयु, मां की आयु नहीं लिख रहा है, वो सवाल लिख रहा है मां की उससे, किससे, रोहन की मां की मां, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, अब किससे है वो आगे बताएगा, बड़ी है, ठीक है।
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब किससे, यानी बताएगा सवाल में किससे है। उनकी आयु वर्षों में लिख रहा है, उनकी आयु वर्षों में, यहां लिख रहा है का गुणनफल। गुणनफल निकालना, गुणा करना है। गुणनफल अब से, अब से क्या लिख रहा है, 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, 360 हो जाएगी। 360 लिखा है भाई, 360 दिख रहा है, हो जाएगी, यहां लिखा हो जाएगी, यानी 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। लिख दो ज्ञात करें, ठीक है। यहां लिखते हैं हल, यहां से सॉल्व करते हैं सवाल को। अब इसकी आयु मानेंगे किसकी, रोहन की मां की आयु, ठीक है ना। यहां लिखेंगे माना कि रोहन की, समझ आया ना, भाषा अलग लिखने में सही होना चाहिए। रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान यहां लिख दिया, ये वर्तमान यहां लिख दिया, आयु x वर्ष है, ठीक है ना। रोहन की आयु कितना माना, रोहन की आयु x वर्ष माना, ठीक है। अब रोहन की माँ की आयु मानते हैं। यहां लिखेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु, यानी कितना, कितनी बड़ी थी वो, 26 वर्ष बड़ी थी ना, तो यहां लिख देंगे x प्लस 26, बस यहां लिख देंगे बस, ठीक है। x प्लस 26 यानी 26 वर्ष अधिक थी ना वो, ठीक है। अब लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात, ये पूछ रहा 3 वर्ष पश्चात, लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात कितने हो जात, 360 हो जात ना। 3 वर्ष पश्चात किसकी आयु, रोहन की आयु, रोहन की आयु x प्लस 3, समझ गया ना, रोहन की मानी थी ना, x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद माँ की आयु, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद में, ठीक है। रोहन की माँ की आयु, ठीक है। किसकी, रोहन की नहीं है, ये माँ की आयु है। माँ की आयु कितनी हो गई 3 वर्ष पश्चात, 26 थी ना, तो 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी x
प्लस 26 और प्लस 3। समझ गया ना, इसमें भी प्लस 3 हो जाएगी। ठीक, ये बराबर हो जाएगी x प्लस 26 में 3 कर दें कितनी हो जाएगी 29। ठीक, ये 29 हो गया। अब पता है कैसा गुणनफल पूछ रहा है ना, वर्षों में गुणनफल, तो गुणनफल के रूप में निकालेंगे ना। देखिए चलो गुणनफल के रूप में निकालते हैं, दोनों को गुणनफल करते हैं। ठीक है, एक तो अपना ये हो गया, एक अपना ये हो गया। ठीक है, दोनों की क्लियर विद्या हो गई ना, तो इनका गुणनफल करेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर कितना लिखेंगे, कितना 360। समझ गए, नहीं आई समझ, 360 है। ठीक, इनका दोनों का गुणनफल कर देंगे, गुणनफल करेंगे कितना हो जाएगा, देख चलिए इसका इसमें करेंगे एक्स में, यहां से करते हैं एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का इसमें किया, एक्स का 29 में किया तो प्लस 29 एक्स हो गया। ठीक, फिर 3 का एक्स में किया 3 एक्स हो गया, फिर 3 का 29 में किया प्लस, क्योंकि सारे में प्लस है तो गुणा कर देंगे इसका 3 का इसमें, 9 27 और 3 दूनी 6 वो 1 7 27 2 आई ना हासिल। ठीक है ना, 9 27 7 हासिल 2 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, इतना हो गया। बराबर इतना ये लिखा है 306 लिखा है ना, इसका थोड़ा पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर कर दिया जाए, देखते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 को जोड़ देना है, क्योंकि दोनों एक्स के पद है, ये दोनों प्लस में है। ये कितना हो जाएगा 32x। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये 32x लिख गया बराबर 306 लिखा है, 306 लिखेंगे माइनस के 87 हो जाएंगे, उधर घटा देंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, घटाते हैं। देखिए इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x बराबर कितना लिखेंगे, कितना बचा इधर, क्योंकि 87 घटाना है। सॉरी क्या लिख दिया, 360 है ना, हम 306 लिख रहे हैं, 360। ठीक है ना, यहाँ 360 है ना, 360 घटा देंगे कितना बचेगा 10 3 इधर 7 273 बचेगा। समझ गए, इसको पक्षांतर कर देंगे समीकरण बना देंगे। देखिए चलो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये बराबर की उस साइड है 273, इस साइड कर देंगे 273, 273 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, ये समीकरण तैयार हो गया, इससे मिलता जुलता है फॉरवर्ड से, देखिए प्लस c बराबर 0, ये अपना आंसर हो गया। यह समीकरण द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर सकते हैं, इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ये आंसर निकला, इसको द्विघात घात भी लगी है 2 की, इसको द्विघात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। आप लोगों को समझ में आ गया ना अच्छे से, ये तैयार हो गया, देख पा रहे हैं आप लोग, हाँ दिख रहा है आप लोगों को, समझ गया ना, ये अपना सवाल पूरा सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की ओर, इसको मिटाते हैं,
दूसरे का तीसरा पढ़ा है। अब दूसरे का चौथा का अध्ययन करते हैं, सॉल्व करते हैं, चौथे को इसको मिटा देते हैं। इसको यहां से मिटाएंगे ये। चलिए अगला चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, देखिए आप लोग अपनी बुक में क्या है चौथा सवाल। चौथा सवाल पढ़िए क्या है, क्या पूछता है वो। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है, तो यह दूरी, तो यह वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय ले लेती है। तो रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। समझिए क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। तो इस सवाल को लिखते हैं और फिर इसकी चाल ज्ञात करते हैं। चलिए एक रेल गाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी कितना 480 किलोमीटर, ये 480 किलोमीटर लिख गया, की दूरी समान चाल, क्या लिख रहा हूं मैं, समान चाल, समझ आ रहा है, समान चाल से तय कर सकती है, से तय करती है। 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर, यहां लिखता है यदि इसकी, इसकी चाल, चाल कितनी करना है, इसकी चाल 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लग गया तो भाई हावर हो गया, ये घंटा हो गया। केएम का मतलब किलोमीटर, एच का मतलब हावर। प्रति, ये प्रति का चिन्ह लग गया, प्रति घंटा कम होती है, होती है, क्या होती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। तो क्या करना है, तो वह उसी दूरी को, तो वह उसी दूरी को, अब कितने समय में कम करती है उसी दूरी को, 3 घंटे, यहां लिख दिया 3 घंटे, क्या लेती है, अधिक समय लेती है, अधिक समय लेती है। समझ लेना, मेरी राइटिंग में बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं, अधिक समय लेती है, यहां लेती है लिख दिया, ठीक है, लेती है। तो क्या करना है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। क्या लिख देंगे, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करना है, समझ गए। अब इसको हल करते हैं, यहां लिखते हैं हल। कैसे हल करेंगे, इसकी पहले चाल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे रेलगाड़ी की चाल, चलिए मानते हैं।
माना रेलगाड़ी की चाल, यहां लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्या लिखेंगे, प्रति हावर, क्योंकि प्रति हावर लिख रहा है वो, प्रति हावर में निकालना। x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या माना है, चाल को माना है, समझ गए ना। 480 किलोमीटर चलने में लिया गया समय कितना, अब लिखेंगे 480 किलोमीटर में लिया गया समय, समय बराबर का हो दूरी बटे चाल, यहां लिखेंगे 480 बटे x, समझ रहे हैं ना, नहीं समझ पा रहा है आप लोग, 480 बटा x घंटे, क्योंकि पता है आप लोगों को, हम लिख रहे हैं यहां, देखिए समझिए आप लोग, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फॉर्मेट है अपना, मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, समझ गया ना। दूरी बटा चाल, समय निकालना हो तो दूरी बटे चाल को लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमने ये लिख दिया है, दूरी अपनी 480 है, चाल अपनी x माना है, समझिए, ऐसा मैंने लिख दिया। रेलगाड़ी की चाल कितना माना था, यहां लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल कितनी कम हो रही थी, यहां लिखा था कहीं कम, कम हो रही ना, कम का मतलब कम कर दें अपन, जहां कम करना हो वहां माइनस कर देते हैं, अपने आप कम हो जाएगी, माइनस करेंगे अपने आप कम हो जाएगी, नहीं होगी, हो जाएगी ना, ठीक है, इतना कर दिया। अब लिखेंगे रेलगाड़ी की अवस्था में लिया गया समय, रेलगाड़ी की अवस्था में लिया गया समय, क्या लिया गया समय, बराबर कितना लिया गया समय, लिया गया 480 x माइनस 8, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, 480 माइनस 8, ठीक, ये इतना मैंने लिख दिया, इतना समझ में आ रहा है, ये अवस्था लिखा है, इतना समझ में आ रहा है ना। देखिए तो आगे देखिए क्या लिखता हूं मैं, समीकरण को तैयार करने के लिए कम करना है, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ एक है, ठीक, पहले लिखेंगे 480 बटा x माइनस 8, माइनस यहां लिखेंगे 480 लिखा है बटे x, अब कितना कम, 3 घंटे, कितना लेती है, 3 घंटे, यहां बराबर लिखेंगे 3 घंटे, समझ गए, यहां बराबर लिखेंगे 3 घंटे, समझ गए, इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे,
ये कोष्टक में लगाएंगे, इसको देखना है। दोनों में ऊपर की संख्या सेम है, नीचे की संख्या अलग अलग है। तो सेम के लिए हम लिखते हैं 480। समझ गया, 480 मैंने कॉमन लिया तो यहां बचा एक। समझ पा रहा है ना, एक और एक्स माइनस एक बने, कोष्टक बंद बराबर 3। लिखा है ना, यहाँ एक बचा दिया, कॉमन दोनों में से आ गया तो एक बचेगा। एक ये 1/x/8, 1/x लिख दिया बराबर 3, 480 इधर कॉमन है। समझ आया ना, ठीक लोग आप, ठीक है ना। चलिए ऊपर से मिटाते हैं सवाल को, ऊपर से वाला सॉल्व करते हैं, तब वो निकलेगा सवाल बड़ा है, ठीक है ना। तो इसको ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है ना, फिर सवाल नीचे की ओर लगाते हैं। यहां तक मैंने मिटा दिया, ठीक है। यहां से फिर सॉल्व करेंगे, ये लिखा है, लिखा रहने तो इसी को हटा के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां लिखते हैं 480 कोष्टक बंद। यहां कितना आ गया, कितना आएगा लासा, पता है आपको, यानी x और x-8, ठीक। ये दोनों का लासा ले लिया, तो x ले लो चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, x का इसमें गुणा किया x, ठीक। अब इसमें माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे ना, यहाँ x-8, समझ गए ना, बिल्कुल सेम आएगा। इसका इसमें होगा सेम आएगा, एक का एक गुणा होगा सेम आएगा, समझ गए। इतना आ गया, इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ बराबर कितना है 3, यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया, ये 8 लिखा हुआ है भाई, x-8, समझ रहे ना, कोष्टक में इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए यहां यहां क्या लिख देंगे, 480 x-8 बटे x² और 8x, इसका इसमें गुणा कर दिया भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुणा कर दिया, गुणा, ठीक है। ये प्लस का अर्थ था कि माइनस का, पता है आप लोगों को, है। ये कोष्टक में था ना, ये भी कोष्टक में था, ये भी कोष्टक में था, तो यहां फिर कोष्टक हटा दिया तो यहां हो गया, इतना हो गया, समझ गया। क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में आ जाएगा, समझ गया ना, इतना हो गया, हो गया ना, देख पा रहे हैं आप लोग। अब हम 3 लिखा है, 3 का ऐसा भाग दे देंगे 480 में, तो कितना आ जाएगा 160, ठीक। और यहां क्या कर देंगे, 160 आ गया ना, यहां हम इसको हल कर देंगे, यहां ये और ये उड़ा देंगे, यहां बचेगा 8, यहां बचेगा x², यहां बचेगा 8x, बस इतना बचेगा। 3 का भाग चला गया, 3 गया, ठीक।
अब इसको हम चलिए मिटाते हैं और आगे हल करते हैं। अब क्या होगा पता है? नहीं है। अब हम फिर करेंगे, 8 का इसमें गुणा कर देंगे और इसको हम बराबर के इधर दर्शा देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं? इसका इसमें गुणा कर दिया, ये था और लिख दिया, उधर कर दिया। कोष्टक गुणा हो जाएगा तो कोष्टक खत्म हो जाएगा। अगर बाहर की संख्या में अंदर वाले कोष्टक की संख्या में गुणा होता है तो कोष्टक खत्म हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोष्टक खत्म हो गया, ये निकाल दिया। समझ गए? इसका गुणा कर देंगे। 0 8 छंग 48, हासिल 4, 8 एकम 8, 8 4 12। ये 1280 आ गया। ये बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है और ये 8x लिखा है, यथावत लिखा है। इसको हम चलिए पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है ना? पक्षांतर कैसे करेंगे? नहीं आपको पता। हम जे एक्स स्क्वायर 8x माइनस ले लेते हैं। ठीक है ना? ये माइनस का है कि प्लस का है? माइनस का है। 8 पता है कि नीचे था जो माइनस में था, तो हम इधर ला रहे हैं, इधर बराबर की। ठीक है, और इसको उधर ले जा रहे हैं। समझ गया ना? इसमें एक्स है, बराबर यहां लगाया, इसको उठा के यहां रख दिया और इसको उठा के यहां रख दिया, ये माइनस में हो गया। ठीक, यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, ठीक, बराबर इधर दिखा दिया, बराबर 0। ये देखो अपना इससे मेल खाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, परफेक्ट। तो परफेक्ट, ये भी अपना परफेक्ट आ गया है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसको द्विघात समीकरण के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। सवाल क्या पूछ रहा है? निरूपित किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता, तो यह लिख देंगे निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, यहां लिख देंगे द्विघात समीकरण है और निरूपित किया जा सकता है। समझ गए? ये सवाल चौथा था जो मैंने इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? ठीक, अच्छे से समझ में आ गया, द्विघात समीकरण है। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका क्या है कि लास्ट सवाल है ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था लगभग। देखिए बुक में, बुक देखती देखिए कौन सा सवाल था लास्ट। आप अपनी बुक खोलिए, 4 अध्याय 1। ठीक है, ये लास्ट सवाल खत्म। ठीक है, चलिए अब अगली नेक्स्ट प्रश्नावली बताते हैं आप लोगों को। जो अगली नेक्स्ट प्रश्नावली आएगी, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल था जो सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना? अब अगली नेक्स्ट प्रश्नावली आती है 4.2, यानी 4 इसी अध्याय का 4.2 नेक्स्ट सवाल समझाते हैं। इसको मिटाते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने, समझ लिया अच्छे से। ये 4 अध्याय पढ़ रहे हैं, देखते रहिए और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तो नेक्स्ट वीडियो आपको हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, यहां लिखते हैं 4 2। ठीक, 4.2 पढ़ेंगे। 4.2 में क्या दिया है देखिए, आप लोग बुक में खोलिए क्या दिया गया है, इसको हम लिखते भी हैं। इसी अध्याय का है 4 2। ठीक है, 4 2 का पहला। ठीक, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है ना। अब आप लोगों को गुणनखंड विधि पढ़ना है। गुणनखंड विधि से भिन्न से भिन्न नहीं, निम्न लिखा है। निम्न समीकरणों को पढ़ रहे हो आप? समीकरणों को मूल रूप में ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सवाल पहला देखते हैं क्या है। पहले का पहला सवाल, पहला सवाल क्या है? मूल ज्ञात करना है, सवाल लिखते हैं। ठीक है ना। सवाल है x² -3x - 10 = 0। ये सवाल लिखा हुआ है। ठीक, तो गुणनखंड कैसे करेंगे इसका पता है आप लोगों को? नहीं है। ये x लिखा हुआ है भाई, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, मैं x बनाता हूं इस प्रकार से, अच्छे से समझ जाना आप लोग। 3x, ठीक है जी, x लिखा है, अच्छे से समझा ना, x समझ रहा ना। तो ये सवाल लिखा हुआ है, इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, इधर 10 है, इधर 3 है, तो आप लोग ऐसी संख्या चुने कि गुणा करने में 10 आना चाहिए, तो घटाने या जोड़ने में, घटाने में कितना आना चाहिए? 3। बताइए आप लोग कौन सी संख्या है ऐसी कि गुणा करने में 10 आए, घटाने में 3 आए? नहीं है पता, चलिए बताते हैं। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर? चलिए लिखते हैं। 5 और 2 लिखेंगे ना। चलिए लिखते हैं 5 और 2। अब लिख देंगे यहां x² -5x + 2 माइनस कितना लिखा है? 10 = 0। लिख दिया ना? समझ गए ना आप लोग? लिख दिया इस प्रकार से। ठीक, अब इसमें से 4 पद हो गए, अभी थे 3, अब 4 हो गए, तो दो दो में से बनाएंगे, निकालेंगे अपन। तो देखिए, इसमें कॉमन x ले लिया क्योंकि इसमें डबल है, तो एक x अंदर बचा और -5 बचा। इधर बचेगा कि नहीं बचेगा? इसमें से प्लस का 2 कॉमन लेते हैं, तो इधर कितना बचा? x बचा, इसमें से ले लें 5, 5 का इसमें उड़ा जाए 10 बराबर 0। समझ में आया है? दोनों पद सेम हो गए ना, x -5 x -5। इसमें से एक कोई भी कॉमन ले लेंगे, x -5। अब क्या बचा? इसमें से कॉमन आ गया तो x बचा और 2 बचा, तो इधर लिख लेंगे x + 2 बराबर 0। समझ गए ना? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब हम इसको ये बारी बारी से क्रम से लिखते हैं। ठीक है, x -5 = 0। अब लिखेंगे x = 5। समझ गया ना? x = 5 आ गया ये। ठीक,
या इसको भी लिखते हैं या x+2 बराबर 0। ठीक है, x बराबर -2, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। समझ गए? इसके दोनों मूल निकाले आए, मूल निकालने थे ना, एक तो ये मूल निकला और एक ये मूल निकला। ठीक है, गुणनखंड विधि से दोनों मूल निकाल लिए। अगर लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, पहला मूल x, दूसरा मूल y, दोनों ये तैयार होगा मूल। ठीक है, एक तो ये आ गया, तो एक अपना ये आ गया। ठीक, इस प्रकार से निकालना है सब। ठीक है ना? दोनों मूल, पहला मूल दूसरा मूल। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अध्याय 4, प्रश्नावली 2 पहला सवाल सॉल्व हो चुका है इसका। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, बता दें, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है देखिए। सवाल 2, सवाल क्या है। 2x² 2x² प्लस x-6 बराबर 0, ये दूसरा सवाल है। ठीक, दूसरे सवाल को कैसे देखेंगे। अब दूसरे सवाल में कितना चाहिए गुणा करने में, इसको भी गुणनखंड विधि से करेंगे। 6 का गुणा इसमें करेंगे, कितना आ गया 12। 6 का गुणा 2 में करेंगे 12, 12 आया ना। तो ऐसी संख्या खोजें कि गुणा करने में 12 आएगा और जोड़ने में 1 आएगा। प्लस का x है ना, जोड़ने में 1। ये मान x y z कोई भी अल्फाबेट हो उसका मान एक ही मानेंगे। समझ गए ना? तो एक ही मानेंगे तो फिर 1 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने में 1 आना चाहिए, गुणा करने में 12 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करने में 12 आए, वो घटाने जोड़ने में 1 आए। जो जोड़ने में 1 आया, घटाने में 1 आया, जोड़ने या घटाने में 1 आना चाहिए। एक लिखा है, 1 आना चाहिए, गुणा करने में 12 आना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, नहीं है पता, चलिए बताते हैं। यहां लिखे 4 और 3 लिखेंगे। 4 और 3 का गुणा कर देंगे 12 आ जाएगा, वो 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। 2x प्लस 4 -3 बराबर 6 बराबर 3। समझ गया? ये बन गया ना समीकरण, है ना? बन गया। ये 4x लिखा है भाई, 4x-3 इतना। ठीक, अब लिखेंगे इसमें से बाहर क्या निकालेंगे। इसमें से बाहर निकालेंगे 2x, 2x निकाल लेंगे तो इसमें बचेगा x। इसमें से 2 बाहर निकल गया तो इसमें बचा 2x। इसमें 4 में से इतना बच गया। अगर हम इसका और इसका गुणा कर देंगे इतना आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे इतना आ जाएगा। समझ गया? यहां लेते हैं माइनस। अब भाई गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि पद 1 से नहीं आए हैं। यहां 3 ले लिया ना, यहां x ही बचेगा ना। अगर यहां 3 ले लिया तो x बचेगा, और यहां 2x हो जाएगा, है ना?
हो जाएगा ना। एक्स कहां से आ गया भाई, इसमें इसमें एक्स कहां से आ गया, ठीक है ना। इसमें एक्स नहीं है 6 में, तो यहाँ एक्स नहीं लिखा जाएगा, इसमें है तो एक्स का एक्स। समझ गया ना। 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 को एक्स में गुणा हो जाएगा इतना, 2 का एक्स में गुणा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गया ना। अब ये कैसा होगा, प्लस का होगा। क्यों प्लस का होगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा होगा तो 6 माइनस का आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राइट। अब दोनों पद सेम हुए, 3 माइनस का इसका इसमें गुणा होगा, इतना हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब एक को कॉमन ले लेते हैं, x+2 कॉमन ले लिया, दोनों सेम है तो एक कॉमन ले लेते, बचा क्या 2x-3, इसके बराबर 0 बराबर 0, दोनों पद बचे हैं। अब देखिए इनको कैसा करेंगे, वैसा पहला सवाल किया था वैसे इसको करेंगे, x+2 बराबर 0, x बराबर -2, ये आ गया इसका, या फिर इसको निकालें 2x-3 बराबर 0, इसको लिखेंगे x बराबर बराबर क्या लिखेंगे 3+2/2, ठीक है। ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, ये दोनों मूलों के रूप में ज्ञात हो चुके हैं, ये दोनों आ गए हैं, एक तो ये है और एक अपना ये है, दोनों राइट। समझ गया ना, अच्छे से समझ में आया। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से पूरी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। डेली इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, समझ गए। अगर कोई दिक्कत है तो एक सवाल और देख लेते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं, तीसरा सवाल और देखते हैं इसी प्रश्नावली का। चलिए तीसरा सवाल क्या लिखा है, तीसरा सवाल लिखा है, रूढ़ में है तीसरा सवाल, 2x स्क्वायर +7x, ठीक है, +5√2, ठीक, बराबर 0, ये लिखा है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे इसको। आप गुणा करने में कितना होना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना होना चाहिए, ये पता चल रहा है आपको, नहीं चल रहा है ना। ये पता नहीं चल रहा है कि गुणा करने में कितना होना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना होना है। जोड़ने घटाने में 7 का तो पता चल रहा है, लेकिन इधर पता नहीं चल रहा है, तो कैसे पता करेंगे। मान लो अभी पिछला सवाल पढ़ा है कि गुणा करने में इतना आना चाहिए, घटाने जोड़ने में इतना चाहिए, इसमें कैसे पता लगाएंगे आप। मान लो यहाँ तो पता चल रहा है कि 7 है, लेकिन यहाँ कैसे पता चल रहा है, इसका इसमें गुणा करेंगे तब पता लगेगा ना, लगेगा ना। तो देखिए कितना होना चाहिए, इसका गुणा इसमें करेंगे 5×9 = 10 हो जाएगा, समझ गए। तो गुणा करने में अपन को 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में 7 आना चाहिए। गुणा करने में कितना आना चाहिए 10, और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 7, आ गया समझ में। तो कौन सी संख्या है 5 और 2, 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए लिखते हैं इसको, ये जो कितना लिख दिया ना, प्लस लगा देंगे। अब लिखेंगे √2 इंटू
ऋण 2 कोष्टक बंद, ठीक, प्लस एक्स, ठीक, एक्स का भी गुणा हो जाएगा प्लस 5x, 5 और 2 का करना है ना आपको, 5 और 2 7 करना है, प्लस ये भी, सॉरी अभी 5 ऋण 2, ये तो ज्यों का त्यों लिख दिया, इसका गुणा दिया इतना, समझ गया ना, ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ऋण का गुणा होगा तभी तो 2 आएगा। अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे √2 और √2 तो आंसर आएगा 2, रूट हट जाएगा, समझ गया ना, इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो इसी प्रकार से इन दोनों का यहाँ गुणनफल के रूप में लिखा है तो 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, आ जाएगा, समझ गया ना, इस प्रकार से हमने लिखा है, समझ आना चाहिए बस, और दिक्कत नहीं होना चाहिए, सवाल को समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा √2x, ठीक, 2x कॉमन ले लिया ना, अब कोष्टक में बचेगा x प्लस √2, समझ गया ना, इतना बचा। अब यहां कितना ले लिया, 5, ओनली 5 लिया, यहाँ x बच गया ना, 5 आ गया तो x बचा, इसमें 5 कॉमन आ गया तो x बचा, यहाँ बचेगा प्लस √2, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, बराबर 0 है तो बराबर 0 लगा देंगे। अब ये और ये सेम बन गया कि नहीं बन गया, सेम आना चाहिए, तो इसमें चलिए उठा के एक कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया एक, अब बचेगा क्या, √2x प्लस 5 बराबर 0, समझ गए ना, ठीक है, लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना, अब लिखेंगे x बराबर माइनस √2, हो जाएगा ना, ये प्लस का है तो बराबर को उस तरफ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, या इस प्रकार इसको हल करेंगे, इसको लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0, तो इसको कैसे लिखेंगे, पता है आपको, नहीं है पता, चलिए मैं बताता हूं, इसको लिखिए x बराबर 5/√2, ठीक, ये रूट में लिखा है भाई, √2, आंसर राइट, आंसर राइट, समझ गए ना, दोनों का आंसर आ चुका है, ठीक, इसको समीकरण द्विघात समीकरण है ये, तो इसको मूलों के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक, चलिए, तो ये 4.2 का ये मैंने सवाल बताया गुणनखंड विधि से। चलिए, इसको जितने सवाल बचे आप लोग हल करेंगे अपने बुक से, आप लोग अध्ययन करिए, पढ़िए। चलिए, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो शेष बचे हैं वो अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो चलिए, आप अच्छे से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे, लाइक करते रहिए। धन्यवाद, चलिए, धन्यवाद।